नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक लूसेंट एनिसेंट हिस्ट्री। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में भारत का नामकरण एवं उसके स्रोत के बारे में। स्रोतों में हम लोगों ने 4 तरह के स्रोत के बारे में चर्चा की थी, जिसमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा मिलती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें हम लोगों ने कल 2 पढ़ चुके थे। धर्म ग्रंथ में हम लोग वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक देखे थे, जैन धर्म का कल्प सूत्र, भागवती सूत्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा किए थे, जहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा मिली है। आज हम लोग देखेंगे विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में मेगास्थनीज का विवरण देखेंगे, फाहियान का विवरण देखेंगे, हेनसांग का विवरण देखेंगे। हेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी सियुकी। उस सियुकी में भारत के बारे में क्या वर्णन करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख को देखेंगे, सिक्के हैं, स्मारक है, इनसे प्राचीन भारत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी है, जिसमें सर्वप्रथम यूनानी रोमन लेखकों के बारे में देखेंगे। पहला है टेसियस। यह ईरान के राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें भारत फारस के संबंध के बारे में विवरण किया। इनका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित था। दूसरा है निरियाकस एनिसिक्रिटस अरिस्टोबुस, जो कि सिकंदर के साथ ये भारत आए थे, और इनकी जो विवरण है उसमें अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय मानी जाती हैं। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में क्या किया था, विवरण लिखा था। ठीक है। इसी इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज लिखते हैं कि जब सम्राट जनता के सामने आता था तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, जिसमें सोने की पालकी में राजा को लाया जाता था। उसके अंगरक्षक जो थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो थे वो पेड़ लेकर चलते थे। उस पेड़ पर जो है प्रशिक्षित क्या थे, तोते का झुंड रहता था, जो राजा के चारों तरफ घूमता रहता था, चक्कर काटता था। और राजा के साथ हथियारबंद महिलाएं घिरी रहती थी। ठीक है। तो इस इंडिका में मेगास्थनीज ने इस तरह की चर्चा की है। अगला है डायमेकस। डायमेकस जो था वो सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है डेनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका था? टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। अगला है टालमी। टालमी जो है ये 2री शताब्दी में भारत की भूगोल नामक की पुस्तक लिखी। ठीक है। अगला है प्लिनी। प्लिनी जो थे उन्होंने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में क्या दी है, जानकारी दी है। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये जो भी सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी हो या चाहे बिहार दरोगा हो या अन्य एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा।
अगला है चीनी लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चीनी लेखक में पहला आप देखेंगे फाहियान को। फाहियान जो थे ये चीनी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और बताया कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्धि है। ये भारत में 14 वर्ष तक रहे। ठीक है। अगला है संयुगन। संयुगन 518 में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों के क्या किए थे, इकट्ठा किए थे, एकत्रित किए थे। अगला है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 साल बाद ये भारत यानी 630 में भारत में पहुंचा और सबसे पहले भारत के कपिसा राज्य में ये पहुंचते हैं, जहां ये भारत में 15 वर्ष तक रहकर 645 ईस्वी में ये चीन को लौट जाते हैं। बिहार के नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के लिए आए थे। इनकी यात्रा वृत्तांत है CU की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इनके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। ठीक है। एक चीज यहां पर कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में हॉल में आदमी बैठता है, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय और फाहियान को लेकर क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो उसमें ह्वेनसांग, फाहियान इनको लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के सबसे आसान तरीका है कि ह से शुरू होता है ह्वेनसांग और ह से होता है हर्षवर्धन, और दूसरा ऑटोमेटिक जो है चंद्रगुप्त फाहियान मार ही देता है। अक्सर ये याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन आता है कि हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए थे कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। तो ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, अब इनसे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्या इसमें क्या है, नोट्स देख लेते हैं कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो कौन थे, शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है इति सिंह। इति सिंह जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था और इसने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है। तो ये जो था ये चीनी यात्री थे जो कि भारत में चीनी यात्री ये जो भारत में आए हुए थे। एक चीज़ इनमें से प्रश्न जो है लगातार पूछा जाता है और प्रश्नों में फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग ये सब तो पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये तो पूछा गया कि ह्वेनसांग सबसे पहले कौन आया था, तो फाहियान आया था, लेकिन क्रम में भी दे सकता है कि फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और इति सिंह। तो इनको क्रम में भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल। अगला हम लोग देखेंगे अरबी लेखकों में अलबर्नी को देखेंगे। यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलबर्नी ख्वारिज्म या खीव, जिसे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है, के रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इनकी पुस्तक थी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। ठीक है। आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के बारे में जानकारी देता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसमें क्या, इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति के बारे में सुंदर प्रकाश डाला है। एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो मोहम्मद गजनी हुआ या सिकंदर हुए, ये लोग जब भी कहीं अटैक करने के लिए जाते थे तो इनके साथ ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ सेना ही रहती थी। सेना के साथ साथ चिकित्सक भी रहते थे, लेखक भी रहते थे। ठीक है। रसोइया भी रहता था खाना वाना बनाने के लिए। तो उसी में ये अलबर्नी रहते थे। अलबर्नी भी थे जो एक लेखक थे जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और उन्होंने किताबुल हिंद की रचना की थी। अगला है अरबी लेखक में इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में चर्चा है कि इन्होंने अरबी भाषा में
एक यात्रा वृत्तांत रेहला लिखा था, जो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देते हैं। 1333 में ये जब दिल्ली पहुँचते हैं तो उस समय दिल्ली का शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने इन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पढ़े लिखे थे और इनके दरबार में विद्वानों की उच्चता थी, उच्च स्थान था। इसी वजह से ये इब्न बतूता के विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिए। अगला है अन्य लेखकों में हम लोग देखेंगे पहला है तारानाथ। तारानाथ जो थे ये एक तिब्बती लेखक थे जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा था। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा में आए थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास का अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, आते हैं अगला देखते हैं। अगला है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार जिसे भी कहा जाता था के नाम मिलते हैं। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यमन राजदूत हेलोडोरियस के वेश नगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सहगौरा है। इस अभिलेख में संकट के काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने के भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी कौन देता है, तो भीतरी स्तंभ लिख देता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि भानुगुप्त ने इसको लिखवाया था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सातवाहन राजाओं के जो भी वंश हुए आंध्र सातवाहन में, उन सारे राजाओं का जो है इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नौपसाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को कसारपण भी कहा जाता था। प्राचीन सिक्के को कसारपण भी कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो था ये यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अगला है अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये जेपीएससी 7th में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले भारत का संबंध जो था बर्मा से था, जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था। वर्तमान में इसे बर्मा कहा जाता है, म्यांमार कहा जाता है। मलाया जिसे स्वर्णद्वीप कहा जाता था, कंबोडिया जिसे कंबोज कहा जाता था, जावा यवद्वीप कहा जाता था। तो इनके साथ भारत के सबसे पहले क्या होते संबंध स्थापित हुए थे। अब आते हैं कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं जो कि किस शासकों ने उस अभिलेखों को लिखवाया था। ठीक है, तो देखते हैं। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख को जो है कलिंग नरेश खारवेल ने लिखवाया था। ये तिथि रहित अभिलेख है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है इसको रुद्रदामन ने लिखवाया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, एहोल पुलकेशी द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्रिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। ठीक है, तो नोट्स में है
कि अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अगला है उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की जो शैली है उसको क्या बोलते हैं? नागर शैली। उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते थे वो कौन सी शैली में बनाई जाती थी? नागर शैली में। लेकिन दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाई जाती थी वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती थी। और दक्षिणापथ की जो मंदिर का निर्माण था वो दोनों का मिला जुला था, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव था, जिसे बेसर शैली कहा जाता था। अगला पॉइंट है पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि पंचायतन शब्द क्या है। तो ये एक मंदिर रचना शैली है जिसमें क्या होता था कि एक बड़ा मंदिर होता था और उसके चारों साइड पर छोटे छोटे 4 मंदिर हुआ करते थे। यही कहलाता है पंचायतन। ठीक है। इस पंचायतन शैली का जो उदाहरण है वो है कंदरिया का महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है। खजुराहो में एक और है लक्ष्मण मंदिर। उसी तरह ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी है, ये भी पंचायतन शैली से है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। गुणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें प्राचीन इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।